बहुत सारी सामग्रियां थीं और हर चीज को व्यक्तिगत रूप से संसाधित करना पड़ा। मांस और झींगा को एक साथ पिरोना पड़ता था। आलू को छीलने के बाद उन्हें टुकड़ों में काटकर तिरछा कर लेना चाहिए। हरी मिर्च के डंठल को हटाना पड़ा। मकई को खंडों में काटना पड़ा और एनोकी मशरूम को उनकी जड़ों को हटाने के बाद भिगोना पड़ा। करने को बहुत सारी चीजें थीं, लेकिन सौभाग्य से वहां 50 लोग थे। जिया क्विंगहुआन के नेतृत्व में सभी ने आज्ञाकारी ढंग से काम किया। अधिकांश सामग्रियों को संभालने के बाद जियान ए ने कर्मचारियों से उसे आग जलाने और लकड़ी का कोयला जलाने का तरीका सिखाने के लिए कहा। कर्मचारी केवल संकेत देने के प्रभारी थे और मदद नहीं करेंगे, इसलिए जियान ए को ये सब स्वयं करना पड़ा। मुझे ये काम करने दो, लिन यी अचानक जियान ए की तरफ चली गई और उससे फावड़ा छीन लिया। उसने बिना किसी निशान के जियान ए को अपने पीछे धकेल दिया। क्या आप ये कर सकते हैं? जियान ए मुस्कुराया। ऐसा नहीं था कि वह लिन यी को तुच्छ समझती थी। आखिरकार वह जिस वातावरण में बड़ा हुआ वह सब कुछ कहता है। मैं तुम्हारे जैसी लड़की को ऐसा कुछ करने नहीं दे सकता। चिंता मत करो, एक शिक्षक मुझे पढ़ा रहा है ना? मैं तुम्हारे लिए इसे रोशन करने का वादा करता हूँ, लिन यी ने कहा और जियान ए पर अपनी भौहें उठाईं। ये देखकर जियान ए ने उससे लड़ाई नहीं की। ठीक है, मैं आज तुम पर भरोसा करूंगा। शाम के 6 बज चुके थे और सूरज क्षितिज से केवल आधा सिर ऊपर था। झील में सुनहरी रोशनी के साथ लाल सूर्यास्त हुआ, जिससे पूरा झील तट गर्म रोशनी में डूब गया। अन्य कक्षाओं में किसी ने पहले ही कोयले की आग जला ली थी। धुआं उठा और छात्र खुशी से झूम उठे। द्वारा अद्यतन कॉम जल्द ही लिन यी ने भी कर्मचारियों के मार्गदर्शन में कोयले की आग जलाई। वह तुरंत जियान ए पर चिल्लाया, जियान ए, ये जल रहा है। जियान ए आलू की सीख बना रहा था। ये सुनकर उसने ऊपर देखा और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और उसे अंगूठा ऊपर किया। इस दृश्य ने लिन यी का दिल भर दिया। उसे इस तरह देखना ही अच्छा था। क्या कोई छात्र खाना भूनने का इच्छुक है? सुन दाशेग ने तुरंत सभी से पूछा। कई लड़कों ने झट से हाथ उठा दिए। आखिरकार उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। ये दिलचस्प होगा, ये देखकर कि इतने सारे लोग प्रयास करना चाहते थे। सुन दाशेग संतुष्टि से मुस्कुराए। उन्होंने बेतरतीब ढंग से 2 लोगों को चुना और कहा, हर कोई बारी बारी से। बारबेक्यू के लिए सामग्री भी बहुत व्यापक थी और मांस को मैरिनेट किया गया था जब तक वे इस पर थोड़ा जीरा और मिर्च पाउडर छिड़केंगे। ये स्वादिष्ट होगा। कुछ ही समय बाद भुने हुए मांस की सुगंध धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगी, जिसमें केवल झील के पानी की गंध थी। 5 मीटर लंबी ग्रिल मांस से भरी हुई थी। इसे एक साथ 5 लड़के संचालित करते थे। मांस के कटार पर लगी चर्बी रोशनी से टिमटिमा रही थी, जिससे एक नज़र में ही लोगों की लार टपकने लगी। स्टाफ ने छात्रों को किनारे पर मांस भूनते हुए देखा। उन्हें डर था कि वे सामग्री बर्बाद कर देंगे। मांस जल्दी पक गया। कुछ ही समय बाद बारबेक्यू किए गए मांस का पहला बैच तैयार हो गया। पलक झपकते ही एल्यूमीनियम की एक बड़ी प्लेट मांस की सीखों से भर गई। पहले तिरछा करना बंद करो, इसे आजमाओ। गुआन ताओ मेमने की सीख लेकर जियान ए के पास गया और उसे सौंप दिया। जियान ए भी भूखा था। उसने वह करना बंद कर दिया और काट लिया। मटन नरम और रसदार था। इसे मैरिनेट करने के बाद इसका स्वाद बहुत अच्छा और लाजवाब था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये स्वादिष्ट है। मैंने बारबेक्यू स्टॉल पर जो खाया उससे ये बेहतर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद इसलिए कि यह उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम था।
सभी को लगा कि यह उस बारबेक्यू से अधिक स्वादिष्ट है जो उन्होंने पहले खाया था। छात्रों, आओ और पे ले आओ। एक डिब्बे में कोक के 24 डिब्बे थे और दूसरे में लीची सोडा के 32 डिब्बे थे। कक्षा 1 और सन दाशेग में कुल मिलाकर 52 लोग थे, इसलिए सभी के लिए पर्याप्त था। सूर्यास्त के बाद आकाश में जल्दी से अंधेरा हो गया। झील के चारों ओर के सुंदर क्षेत्र से रोशनी आ रही थी, इसलिए इसका असर हर किसी के बारबेक्यू पर नहीं पड़ा। खाना खाते समय सभी बातें कर रहे थे। समय समय पर उन्हें हंसी सुनाई देती थी। आसमान में चांद अभी तक नहीं निकला था, लेकिन कुछ तारे हल्की हल्की चमक रहे थे। अपने चारों ओर सब कुछ महसूस करते हुए जियान अच्छे मूड में थी। ये जवानी का आनंद था जो अंदर से बाहर तक झलक रहा था। उसके पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब उसे लगा कि वह वास्तव में कक्षा में एकीकृत हो गई है, और यह उसके पिछले जीवन का पछतावा था। इसे आजमाएं। मैंने इसे बारबेक्यू किया है। गाओ यान गुआन ताओ के पास गया और उसे भुने हुए झींगे का एक कटार सौंपा। गुआन ताओ अन्य छात्रों के साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन जब उसने ये देखा तो उसके चेहरे पर सहज ही मुस्कान आ गई। बगल में मौजूद दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ गुआन ताओ और गाओ यान की ओर देखा। धन्यवाद। गुआन ताओ ने अपनी आंखें नीची की और उसे लेने के लिए आगे बढ़ी। उनकी उंगलियां गलती से टकरा गईं, जिससे गुआन ताओ ने घबराकर अपना निचला होंठ काट लिया। गाओ यांग ठीक थे और केवल फुसफुसाए, इसे गर्म होने पर खाओ, ठंडा होने पर इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। गुआन ताओ ने बिना ऊपर देखे सिर हिलाया। केवल जब उसे लगा कि गाओ यांग चला गया है तो उसने धीरे से ऊपर देखा। उसका चेहरा जल रहा था। द्वारा अद्यतन कॉम गुआन ताओ, आप और गाओ यांग महिला छात्रों में से एक पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि उसने बोलना समाप्त नहीं किया था, लेकिन उसका आशय स्पष्ट था। गुआन ताओ ने तुरंत अपना सिर हिलाया। बकवास मत करो, हम दोस्त और डेस्कमेट हैं। ऐसा नहीं था कि गुआन ताओ कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन गाओ यांग के साथ उसका वर्तमान संबंध ऐसा ही था। स्वीकार करने लायक कुछ भी नहीं था। ये सच था कि अकेले गाओ यांग का सामना करने पर वह घबरा जाती थी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं हुआ। शायद वह ऐसी ही थी, गुआन ताओ ने सोचा। ये देखकर महिला सहपाठी ने आगे कुछ नहीं पूछा। हालांकि उनकी स्थितियों को देखकर उसे लगा कि यह इतना आसान नहीं था। चूंकि वे डेस्कमेट थे, इसलिए उनके लिए एक दूसरे के करीब रहना संभव था। कुछ ही दूरी पर एक भावहीन चेहरा और दो भयावह और डरावनी आंखें बिना पलक झपकाए गुआन ताओ की पीठ को घूर रही थीं। बारबेक्यू के अंत में सभी ने सफाई की। उन्होंने कूड़ा कचरा, पेय पदार्थ के डिब्बे, खाद्य अवशेष साफ सुथरा किया और सामग्री को संभालते समय पीछे छूट गई अन्य चीजें सफाई करने के बाद हर कोई वापस जा सकता था और अपने आप आराम कर सकता था। शेष दर्शनीय क्षेत्र के कर्मचारी बाद की स्थिति को संभालेंगे। गतिविधि दोपहर 3 बजे शुरू हुई, लेकिन छात्रों को लगा कि दिन असाधारण रूप से संतुष्टिदायक था। पहले सामूहिक बारबेक्यू ने सभी को बहुत ही सुखद अनुभव दिया। इससे छात्र ये देखने में असमर्थ हो गए कि क्या अगले कुछ दिनों में और भी मजेदार चीजें उनका इंतजार कर रही हैं। जब वह अपने कमरे में लौटी, तो जियान ने खुद को सोफे पर गिरा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान कम नहीं हुई। जिया क्विंगहुआन ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए। मेरे शरीर से बारबेक्यू जैसी गंध आ रही है। क्या आपको लगता है कि अगर मैं आज रात अपने कपड़े धोऊंगा तो वे सूख जाएंगे? बिल्कुल नहीं।
ये गर्मी नहीं है, इसके अलावा यह एक कोट है, गुआन ताओ ने कहा। जियान ए उठ बैठा। यदि आप इसे धोना चाहते हैं तो इसे जल्दी करें, हम कल भी यहीं हैं, परसों तक ये सूख जाएगा। जिया किंगहुआन ने आत्मज्ञान में सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, मैं पहले अपना कोट धो लूंगा। हर कोई बाद में स्नान कर सकता है, मैं कर देता हूँ। गुआन ताओ ने जिया क्विंगहुआन का कोट छीन लिया और जियान ऐसे कहा, जियो ए, अपना भी उतार दो। जियान ने, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं आज रात ग्रिल के पास नहीं गया, मुझ पर कोई गंध नहीं है। गुआन ताओ, मैं इसे स्वयं करूंगा, जिया क्विंगहुआन ने कहा। हालांकि वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी से उसका कोट धोने में मदद मांगना अच्छा नहीं था। गुआन ताओ उदासीनता से मुस्कुराए और किंगहुआन के कोट के साथ बाथरूम में प्रवेश किया। फिर उसकी आवाज बाहर तैर गई, ये 5 मिनट में हो जाएगा, तुम दोनों थोड़ी देर आराम कर सकते हो। जब जिया क्विंगहुआन ने ये सुना तो वह पीछे मुड़ी और शर्मिंदगी में जियान ए पर अपनी जीभ बाहर निकाल दी। जियान ए मुस्कुराया और सोफे पर वापस लेट गया। उसके हृदय की खुशी ने उसके शरीर को शिथिल कर दिया। कमरे में फर्श से छत तक की खिड़की के माध्यम से जियान ए ने आकाश में चमकीले सितारों और चंद्रमा को देखा। बैयून शहर में ऐसी रात देखना मुश्किल था। उसके विचार धीरे धीरे खाली हो गए। उसका पुनर्जन्म हुए आधे वर्ष से अधिक समय हो चुका था। उसके मन में कई दृश्य घूम गए। यह एक सपने की तरह था। अब भी जियान ए हर बार सोते समय डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाती। वह डरी हुई थी। उसे डर था कि एक बार जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अपने 26 वर्षीय स्वरूप में वापस आ जाएगी। उसे डर था कि ये सब महज एक सपना है। इस समय लिन यी के कमरे में गाओ यांग अपने बिस्तर पर बैठा था। लिन यी और यान तियान उसके सामने लिन यी के बिस्तर पर अगल बगल बैठे थे, उसे घूर रहे थे। गाओ यांग ने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों को भावहीन रूप से देखा और किसी का ध्यान नहीं गया। क्या मैं तुम्हें कबूल करने का मौका दूंगा? यान तियान ने गाओ यांग की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। गाओ यांग हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों का क्या मतलब है। द्वारा अद्यतन कॉम ये देखकर लिन यी ने यान तियान को अपनी कोहनी से धक्का दिया और फुसफुसाए, उसे संकेत दो, अन्यथा उसे पता नहीं चलेगा कि उसने क्या गलती की है। जब यान तियान ने ये सुना तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गहरी आह भरी और धीरे से 3 शब्द बोले, आप। गुआन ताओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने फिर से सीधे गाओ यांग की ओर देखा। सोने के फ्रेम वाले चश्मे के नीचे की निगाहें थोड़ी सी चकमा खा गईं और गाओ यांग का एडम का सेब हिल गया। ये घबराहट का स्पष्ट संकेत था। जब यान तियान और लिन यी ने ये देखा, तो वे एक दूसरे को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। सचमुच कुछ घटित हुआ था। कितने दिन हो गए? लिन यी ने ध्यान से पूछा, लेकिन वह बेहद आश्चर्यचकित था। ओह माय, यंग मास्टर गाओ डेटिंग कर रहा था। ये लगभग उसी स्तर पर था जैसे एक साधु का विवाह करना। लिन यी और बाकी लोगों की नज़र में गाओ यांग की छवि स्थिर, बुद्धिमान, आरक्षित, उत्तम, बेदाग और शुद्ध थी। यदि वह शराब न पीता और मांस न खाता, तो वह सच्चा साधु होता। गाओ यांग के दोनों सबसे अच्छे दोस्तों के दिलों में ऐसी छवि थी। दूसरों ने गाओ यांग को ऐसे देखा जैसे वह उनसे बिल्कुल अलग दुनिया में था। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। गाओ यांग वास्तव में गाओ यांग थे। वह तुरंत शांत हो गया और शांति से उत्तर दिया। जब यान तियान ने ये देखा, तो वह अपनी जीभ दबाने से खुद को नहीं रोक सका और बोला,
आप इसे अभी भी हमसे क्यों छिपा रहे हैं? इसके अलावा पूरी कक्षा ने इसे देखा। आप गुआन ताओ को खाने के लिए बारबेक्यू किए गए झींगे लाए थे। यदि आप कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं है, तो आप किससे झूठ बोल रहे हैं? क्या आप खुद इस पर विश्वास करते हैं? गाओ यांग ने उन दोनों को गंभीरता से देखा और कहा, क्या लिन यी ने भी जियान ए को अपना बारबेक्यू खाना नहीं दिया? हर कोई जानता है कि मुझे जियान ए पसंद है। क्या ये सामान्य नहीं है? लिन यी ने तुरंत गाओ यांग की गलतफहमी को समझ लिया। यान तियान ने जारी रखा, इसके अलावा क्या आप भी लिन यी के समान हैं? लिन यी ने बहुत सारी चीजों को बारबेक्यू किया और जियान ए को 2 कटार सौंपे। आपके बारे में क्या? गाओ यांग ने उसकी ओर देखा। लिन यी ने आगे कहा, आपने केवल गुआन ताओ के लिए झींगा की एक सीख बनाई है। क्या ये स्पष्ट नहीं है? गाओ यांग की अभिव्यक्ति थोड़ी हैरान करने वाली थी। मैंने केवल झींगे की एक सीख बनाई है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे याद नहीं है। इसे काट दें। यान तियान ने उसे घूर कर देखा। क्या आप नहीं जानते कि आपने स्वयं क्या पकाया है? इसके अलावा लिन यी ने अचानक कहा। गुआन ताओ ने कहा कि वह आज दोपहर में बीमार थी। आपने वास्तव में उसे कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर लेटने के लिए कहा था? हाँ। अगर लिन यी ने इसका उल्लेख नहीं किया होता, तो मैं भूल गया होता। यान तियान ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। आपने अभी भी कहा कि आपके और गुआन ताओ के बीच कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी बता सकता है। जब मैं आपके घर गया तो आपने मुझे अपने कमरे में भी प्रवेश नहीं करने दिया। अपने बिस्तर पर लेटना तो दूर की बात है। उन दोनों ने एक के बाद एक बातें की, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर उसके सामने रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे जबरदस्ती स्वीकारोक्ति करा रहे हों। मुख्य कारण गाओ यांग को कुछ भी स्वीकार करने के लिए मजबूर करना नहीं था। आखिरकार ये चीजें पहले से ही बहुत असामान्य थीं, विशेषकर जब वे गाओ यांग के साथ घटित हुए। तब ये बहुत ही असामान्य था। वे इतने सालों से सबसे अच्छे दोस्त थे, तो कौन एक दूसरे को नहीं जानता था? ठीक उसी तरह जैसे जब लिन यी को पहली बार जियान ए पसंद आया, तो उन्होंने तुरंत उसे समझ लिया। गाओ यांग डूबे हुए भाव के साथ बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ आईं, मानो वह कुछ सोच रहा हो। वह कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा या उसे पसंद नहीं आया लड़कियां, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह कैसा महसूस होता है। उसने गुआन ताओ के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब उसके 2 दोस्तों ने ये बातें साझा कीं, तो उसे भी थोड़ा अजीब लगा। इसके बारे में सोचने के बाद गाओ यांग ने उन दोनों को देखा और ईमानदारी से पूछा, मुझे बताओ, मुझे क्या हुआ है? लिन यी अवाक थी। उद्धरण चिन्ह यान तियान द्वारा अद्यतन गाओ यांग ने गुस्से में यान तियान को हंसाया। वह उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सका। नहीं, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें गुआन ताओ पसंद है? लिन यी ने भी भौहें चढ़ा लीं और गाओ यांग से गंभीरता से कहा। गाओ यांग, क्या आप गुआन ताओ को बेवजह चिढ़ा रहे हैं? मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस विचार को जल्द से जल्द छोड़ दें। आप जियान ए के कारण गुआन ताओ के साथ मजाक नहीं कर सकते। वह एक लड़की है। अगर वह इसे गंभीरता से लेती है तो क्या होगा? गुआन ताओ को चिढ़ा रहे हैं? गाओ यांग को पूरा यकीन था कि उनके मन में ऐसे विचार नहीं थे। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मेरे मन में यह विचार नहीं है। वह निश्चित रूप से उसे पसंद करता है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी और वह अपने दिल के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यान तियान ने तुरंत एक निश्चित स्वर में कहा।
लिन यी ने भी ऐसा सोचा और थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने और यान तियान ने शुरू में सोचा था कि गाओ यांग और गुआन ताओ पहले से ही गुप्त रूप से एक साथ थे। हालांकि गाओ यांग की प्रतिक्रिया को देखते हुए उसे बिना जाने गुआन ताओ के साथ एक अलग रिश्ता विकसित करना चाहिए था। इसके अलावा यह एक ऐसी स्थिति थी जिसके बारे में वह अभी भी नहीं जानता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गाओ यांग को भी जानते थे। यदि वह यह नहीं कहना चाहता तो वह ऐसा नहीं कहता या झूठ नहीं बोलता। चाहे कुछ भी हो, हम सभी अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको खुद ही इसका पता लगाना होगा। जब आप अस्पष्ट हों तो अजीब चीजें न करें। लड़कियां बहुत संवेदनशील होती हैं। अब जब हम शरद ऋतु की यात्रा पर हैं तो अनगिनत आंखें देख रही हैं। अपने और गुआन ताओ के लिए परेशानी पैदा न करें। यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं और महसूस करते हैं कि आप अपने भाइयों के रूप में गुआन ताओ को पसंद करते हैं, तो हम निश्चित रूप से आपका समर्थन करेंगे। आखिरकार, गुआन ताओ बुरा नहीं है। वह सुंदर है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह प्रतिभाशाली है। लेकिन अगर आपको गुआन ताओ पसंद नहीं है, तो बस पहले की तरह रहें। हमेशा ऐसे काम न करें जिन्हें हम दोस्त भी गलत समझेंगे। लिन यी ने इसे गंभीरता से कहा, ईमानदारी से उम्मीद करते हुए कि गाओ यांग इस मामले को गंभीरता से लेंगे। आखिरकार, हर कोई एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानता था, लेकिन उन्होंने गाओ यांग को किसी लड़की के साथ इतना अलग व्यवहार करते कभी नहीं देखा था। आज उसने जो किया उससे पहले ही उसकी और यान तियान की कल्पनाएं उड़ गईं। उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जिन्होंने इसे देखा था। सांस यान तियान ने हल्की सी आह भरी और गाओ यांग की ओर देखा। भ्रम में मत रहो, जल्दी ही कुछ दिखाओ। जब गाओ यांग ने ये सुना तो उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये सुनकर लिन यी और अन्य दो शांत हो गए। अगले दिन स्कूल की शरद ऋतु यात्रा को समायोजित करने के लिए कैफेटेरिया में नाश्ता सामान्य से 1 घंटा पहले किया गया। वे तीनों नहाने के लिए कतार में लगे और नाश्ते के लिए 5वीं मंजिल पर रेस्तरां में गए। क्या तुमने कल रात अच्छे से आराम किया? जिया किंगहुआन ने जम्हाई ली और जियान ए और गुआन ताओ को देखा। जियान ए ठीक थी और ठीक दिख रही थी। वह ऊर्जा से भरपूर थी और उसके पास एक अच्छा आराम। दूसरी ओर गुआन ताओ की आंखें निराशा से झुक गईं। जब उसने ये सुना तो उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। शायद बिस्तर बहुत नरम था। मुझे अच्छी नींद नहीं आई, लेकिन मैं लगातार करवट बदलने की हिम्मत नहीं कर पाया। डर था कि मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। आखिर वह बीच में सो रही थी। वे उसे पलटते हुए सुनेंगे। इसमें गलत क्या है? अगर आप बिस्तर पर नृत्य करते हैं तो भी कोई बात नहीं, जिया क्विंगहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी खाओ। खाने के बाद अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए आज की गतिविधि से पहले थोड़ी देर लेट जाओ। द्वारा अद्यतन कॉम गुआन ताओ मुस्कुराए और सिर हिलाया। नाश्ता बुफे शैली का था और कई प्रकार के थे। वे विशेष रूप से जल्दी उठे और नीचे चले गए क्योंकि उन्हें डर था कि बहुत सारे लोग होंगे। जब वे रेस्तरां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां पहले से ही भीड़ थी। हमेशा की तरह गुआन ताओ सीट लेने गए जबकि जियान ए और जियान किंगहुआन खाना लेने गए। जैसे ही वे तीनों बैठे, लिन यी के कमरे में 3 लोग और सीयू एक के बाद एक पहुंचे। अगर वे थोड़ा दबाव डालें तो हर कोई एक साथ बैठ सकता है। हालांकि जैसे ही वे मिले, गाओ यांग की नज़र गुआन ताओ पर पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा और बस उसकी ओर देखता रहा। उसकी नज़र बहुत स्पष्ट थी। गुआन ताओ शुरू में इसे नज़रअंदाज करना चाहती थी, लेकिन बाद में
उसने ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं की और अपने बंस खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। ये देखकर यान तियान ने तुरंत गाओ यान का हाथ खींच लिया। जब उसने गाओ यान को अजीब तरह से उसे देखते हुए देखा, तो यान तियान उसे घूरने से नहीं रोक सका। आप क्या कर रहे हो? वह एक लड़की को बहुत गौर से घूर रहा था। कोई विकृत व्यक्ति ही ऐसा काम करेगा। गाओ यांग ने अपना चश्मा ठीक किया और दूसरी ओर देखा। उसका इरादा अभी ऐसा नहीं था, लेकिन उसने पूरी रात लिन यी और यान तियान के शब्दों के बारे में सोचा था। वह वास्तव में समझ नहीं पाया था, इसलिए जब उसने आज गुआन ताओ को देखा, तो वह सहज रूप से उसे देखता रह गया। यह ऐसा था जैसे वह गुआन ताओ के माध्यम से उत्तर प्राप्त करना चाहता था। जियान ए और जिया किंगहुआन को भी लगा कि गाओ यांग आज अजीब लग रहे थे। हालांकि वह आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन आज उनकी पूरी आभा अजीब थी। लड़कियां अधिक सतर्क थीं, लेकिन उन्होंने घूंघट की इस परत को उजागर नहीं किया क्योंकि गुआन ताओ पूरी तरह से अनजान लग रहे थे। प्यार के मामले में गाओ यांग और गुआन ताओ दोनों बेवकूफ थे। किंगहुआन, आज क्या गतिविधि है? लिन यी ने अचानक किंगहुआन से पूछा। शरद ऋतु यात्रा के दौरान की सभी गतिविधियों के बारे में प्रत्येक कक्षा के शिक्षकों द्वारा कक्षा निरीक्षकों को बताया गया। फिर कक्षा मॉनिटर छात्रों को व्यवस्थित करेंगे। यह मुख्य रूप से समय बचाने और दक्षता में सुधार करने के लिए था। बाकी लोगों ने भी उसकी ओर देखा। जिया क्विंगहुआन ने कहा, हम आज झील का दौरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक छोटी नाव पर बैठे हैं। झील का भ्रमण? लियांग झील? यान तियान ने पूछा। जिया क्विंगहुआन ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। और क्या यहाँ अन्य झीलें भी हैं? यह सुनकर अन्य लोग हंसे बिना नहीं रह सके। शर्मिंदगी से अपनी नाक को छूते ही यान तियान की अभिव्यक्ति लाल हो गई। वह कभी कभी ऐसा ही होता था। वह सोचने में अच्छा नहीं था और इससे पहले कि वह सोच पाता कि क्या कहना है, उसकी मुंह पहले से ही एक कदम आगे था। अन्य लोगों के शब्दों और कार्यों को उनके मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता था, लेकिन यान तियान के मामले में ऐसा लगता था जैसे उसका मुंह स्वतंत्र था और किसी अन्य कारकों द्वारा नियंत्रित नहीं था। नाश्ते के बाद वे अपने कमरे में वापस चले गए। गुआन ताओ अभी भी बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह अपनी नींद पूरी करने के लिए सीधे बिस्तर पर चली गई और किंगहुआन से उनके जाने से पहले उसे फोन करने के लिए कहा। जियान ए ने अपनी सुरक्षा की रिपोर्ट देने के लिए वांग युनमेई को फोन करने के लिए समय लिया, लेकिन उसे पता चला कि उसकी मां ने पहले ही प्रक्रियाएं तय कर ली थीं और कल आधिकारिक तौर पर काम पर याओची लौट आई थीं। परिवार ने पहले ही इस मामले पर चर्चा की थी, इसलिए जियान ए ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ही उसे शराब न छूने की हिदायत दी थी। वांग युनमेई अपनी बेटी की चिंता को जानती थी और वह उसकी स्वास्थ्य स्थिति को भी जानती थी, इसलिए उसने ईमानदारी से वादा किया। जोंगलोंग जिले के केंद्र के पास एक सड़क बाजार में एक पट्टिका पर लिखा था, युनफा फल और सब्जी स्टॉल। यह वांग युनफा और ली जिया का नया स्टॉल था। ये जोंगलू जिले में अपेक्षाकृत अच्छा स्थान था। इसके आसपास मोहल्ले थे और बहुत से लोग थे। दुकान का नाम वांग युनफा के नाम पर रखा गया था। आखिरकार उनके नाम में फा शब्द था, जो एक अच्छा संकेत था। बाजार का स्थान पड़ोस की पहली मंजिल पर सड़क के किनारे था ताकि जब लोग सड़क से गुजरे तो वे इसे देख सकें। स्टॉल का क्षेत्रफल लगभग 50 से 60 वर्ग मीटर था, इसलिए वह छोटा नहीं था। पूरे स्टॉल की लागत लगभग 50 से 60 हजार युआन थी। यदि यह पहले की बात होती, तो जोंगलू जिले में ऐसी दुकान खोलने पर लगभग 20 से 30 हजार युआन का खर्च आता। हालांकि
साउथ सिटी के विध्वंस के कारण बइयुन सिटी में संपत्ति की कीमतें बढ़ गईं। सबसे पहले बढ़ने वाला पड़ोसी जोंगलू जिला था। किराया दोगुना कर दिया गया। ली जिया ने भी फैक्ट्री में अपनी नौकरी छोड़ दी। इसका मुख्य कारण ये था कि वह वांग युनफा को इस दुकान की देखभाल करने देने में सहज नहीं थी। बुढ़िया आमतौर पर मदद के लिए सुबह बस लेती थी। दोपहर में वांग जिचेन का स्कूल खत्म होने से पहले वह बस वापस ले लेती थी। स्टॉल खुले हुए 3 दिन हो गए थे। व्यवसाय बुरा नहीं था। इसका मुख्य कारण ये था कि वह एक बॉस के रूप में नियंत्रित नहीं थीं। द्वारा अद्यतन कॉम सुबह सुबह ली जिया स्टॉल पर पहुंचे और उसे साफ किया। सुबह के ग्राहक मूल रूप से कुछ बूढ़े लोग थे जो काम नहीं करते थे और नाश्ते के लिए कुछ खाना खरीदने आए थे। ली जिया ने ये जांचते हुए ग्राहकों को बुलाया कि कहीं कोई सब्जियां और फल खराब तो नहीं हो गए। अगर होते तो वह उन्हें चुनती और फेंकने से पहले एक बैग में रख लेती। व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रतिष्ठा थी, विशेष रूप से एक नए स्टॉल के लिए जो अभी खुला था। इसलिए ली जिया इन चीजों को लेकर बहुत चिंतित थी। वह ग्राहकों को सड़ी गली सब्जियां और फल नहीं बेच सकती थी। जब वह व्यस्त थी, ली जिया को अचानक अपने पेट में हलचल महसूस हुई। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन पीछे हट गई। हालांकि 2 बार जी मिचलाने के बाद उसके आंसू लगभग छलक पड़े, लेकिन उसने कुछ भी उल्टी नहीं की। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती सीधी हो जाओ, उसे फिर से घृणा महसूस हुई। सभी महिलाएं बहुत संवेदनशील थीं, विशेषकर ली जिया और वांग युनफा, जो हाल ही में गर्भवती होने के लिए बहुत प्रयास कर रही थीं। अब जब ऐसी स्थिति अचानक उत्पन्न हो गई, तो ली जिया उत्साह से अनुमान लगाए बिना नहीं रह सके। क्या वह गर्भवती हो सकती है? पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। हालांकि ली जिया को सुबह हमेशा घृणा महसूस होती थी, जिससे वह अपनी गर्भवती होने के बारे में अधिक सोचने लगती थी। वांग युनफा को भी एहसास हुआ कि ली जिया का शरीर आज ठीक नहीं लग रहा है। वह चिंतित होकर पूछने से खुद को नहीं रोक सका, पत्नी, क्या हुआ? क्या तुमने गलत चीज खा ली? ली जिया ने अपना मुंह ढक लिया। वह स्टॉल में बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुझे थोड़ा उबकाई आ रही है। पतिदेव, स्टॉल की देखभाल करो, मैं अस्पताल जाकर जांच करूंगी। उसने यह नहीं बताया कि वह गर्भवती हो सकती है क्योंकि उसे डर था कि उसने कुछ खराब खा लिया है। यदि ऐसा हुआ, तो वांग युनफा व्यर्थ ही उत्तेजित हो जाएंगे। वांग युनफा की बुद्धिमत्ता के कारण उन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। जब उसने ये सुना तो उसने झट से सिर हिलाया। आगे बढ़ो, मैं स्टॉल की देखभाल करूंगा। उसके सामने चौराहे पर जोंगलू जिले का पीपुल्स अस्पताल था। ली जिया सीधे वहां गए। ज्यादातर लोग सुबह अपनी जांच के लिए आए। ली जिया को पहले एक नंबर मिला और फिर स्त्री रोग विभाग में जाकर लाइन में लगना और इंतजार करना पड़ा। लियांग झील के दर्शनीय स्थल बंदरगाह पर कक्षा 1 और कक्षा 2 जहाज पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। चूंकि दर्शनीय क्षेत्र में दर्शनीय स्थलों की यात्रा सीमित संख्या में थी, इसलिए 10 कक्षाओं के छात्र एक ही समय में झील का भ्रमण नहीं कर सकते थे। वे इसे एक समय में केवल 2 कक्षाएं ही कर सकते थे। शुरुआती शरद ऋतु में लियांग झील सुबह थोड़ी ठंडी थी। सौभाग्य से हर कोई ठंड से बचने के लिए अपने कोट लेकर आया था। विशाल सूर्य अभी अभी बहुत अधिक ऊंचा नहीं हुआ था, और इसने चमचमाती हरी झील को चमकदार सुनहरी रोशनी की परत से ढक दिया था। कल लियांग झील की तुलना में यह एक अलग दृश्य था। क्या तुम अभी भी थके हो? जियान ए ने गुआन ताओ से पूछा। गुआन ताओ ने सिर हिलाया। मैं कल रात थोड़ा सोया। आप शिक्षक से
छुट्टी क्यों नहीं मांगते और आराम करने के लिए वापस चले जाते हैं? मुझे लगता है कि आप खड़े खड़े लगभग सो रहे हैं, जियान ए ने चिंतित होकर कहा। गुआन ताओ ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मेरे लिए बाहर आकर खेलना आसान नहीं है। मैं वापस जाकर लेटना नहीं चाहता। जियान ए समझ गया। गुआन ताओ के लिए यह एक दुर्लभ अवसर था। वह इसे चूकना नहीं चाहती थी। हालांकि इस समय गुआन ताओ को अचानक अपनी पीठ में एक कांटा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। इससे उसकी पूरी पीठ कांप उठी। वह पीछे मुड़ी, लेकिन कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। उसने अपने होंठ भींच लिए। शायद उसे ठंड लग रही थी क्योंकि सुबह बहुत ठंड थी। द्वारा अद्यतन कौम दर्शनीय क्षेत्र में दर्शनीय स्थलों की यात्रा कोई छोटी स्पीडबोट नहीं थी। बेशक ये बड़ा नहीं हो सका, लेकिन छोटा भी नहीं था। यह एक डेक के साथ एक दर्शनीय स्थल यात्रा थी। एक क्रूज जहाज एक वर्ग के लोगों को समायोजित कर सकता है। एक कर्मचारी के मार्गदर्शन में जहाज पर चढ़ने के लिए हर कोई कतार में खड़ा हो गया। कई लोगों के लिए ये पहली बार था वे नाव ले रहे थे। हालांकि यह समुद्र में नहीं बल्कि झील पर था, लेकिन इसने सभी को उत्सुक कर दिया। नाव पर चढ़ने के बाद छात्र सीधे क्रूज जहाज के अवलोकन केबिन में चले गए। वे खिड़की से झील का दृश्य देख सकते थे। क्रूज जहाज के बाहरी हिस्से में एक रेलिंग थी जो हर किसी की कमर तक पहुंचती थी। रेलिंग और अवलोकन केबिन के बीच की जगह लोगों के चलने के लिए एक गलियारा थी। डेक बहुत सपाट था, लेकिन कर्मचारियों ने छात्रों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि वे डेक की ओर न भागें क्योंकि एक बार पैर फिसलने पर वे आसानी से झील में गिर सकते थे। जब छात्र जहाज पर चढ़े और अवलोकन केबिन में सीटों पर बैठ गए, तो क्रूज से एक लंबी सीटी की आवाज आई। यह एक आलीशान क्रूज जहाज के रवाना होने से पहले के संकेत जैसा था। कुछ ही समय बाद क्रूज जहाज लियांग झील बंदरगाह से निकल गया और धीरे धीरे लियांग झील की ओर चला गया। नाव कुछ दूर तक चलने के बाद धीरे धीरे उसकी गति बढ़ने लगी। जल्द ही वे झील का तट नहीं देख सके। वे लियांग झील पर थे, जिसका वे अंत नहीं देख सके। यह विशाल समुद्र पर गाड़ी चलाने जैसा शानदार था। छात्र खिड़की के सामने झुक गए और सुबह की तेज धूप को देखने लगे। उनकी आंखों में उत्साह और मासूमियत चमक उठी। गुआन ताओ को छोड़कर वह नहीं जानती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे ठीक से आराम नहीं मिलता था या क्योंकि वह कभी भी परिवहन के प्रति प्रतिरोधी नहीं रही थी। यात्रा के दौरान केवल हल्का सा कंपन हुआ, लेकिन गुआन ताओ को चक्कर आ गया। उसके पेट में असहजता महसूस हो रही थी, मानो उसे समुद्र में दर्द हो रहा हो। ताओ जी, क्या तुम सचमुच ठीक हो? गुआन ताओ की निराशाजनक उपस्थिति और उसके हाथ धीरे से उसके पेट को ढंकते हुए देखकर जियान ए मदद नहीं कर सका, लेकिन चिंतित होकर पूछा। गुआन ताओ ने अपना सिर हिलाया। मुझे समुद्र में तकलीफ हो सकती है। मैं हवा लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जियान ए उसका पीछा करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन गुआन ताओ ने अपना हाथ लहराया। हिलना मत, बाहर ठंड है। मैं 2 मिनट तक हवा चलाकर आता हूँ। गुआन ताओ के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसका पीछा करे। वह हमेशा से ऐसी ही थी और अपनी वजह से दूसरों के लिए परेशानी पैदा करना पसंद नहीं करती थी। वह जियान ए के लिए भी वैसी ही थी। ये देखकर जियान ए ने पीछा नहीं किया। ऑब्जर्वेशन केबिन से निकलने के बाद ठंडी हवा चली। गुआन ताओ को तुरंत अधिक ऊर्जावान महसूस हुआ, लेकिन उसका शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने अपना कोट कस लिया। झील पर तापमान समुद्र तट की तुलना में कम था, लेकिन सूरज की गर्मी के साथ अभी भी कुछ गर्मी थी। नाव के मोड़ पर हवा तेज थी,
गुआन ताओ सीधे स्टर्न की ओर गईं और अपना मुंह थोड़ा खुला रखते हुए झील का सामना किया। उसने बड़े घूंट में हवा ली। इससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस होगा और उसके पेट में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। कुछ देर बाद अन्य छात्र अवलोकन केबिन से बाहर चले गए और देखने के लिए रेलिंग के पास गए। कुछ छात्र कैमरे भी लेकर आए और झील की ओर पीठ करके तस्वीरें लीं। जियान ए ने केबिन में समय देखा। गुआन ताओ ने कहा कि वह 2 मिनट में वापस आ जाएगी, लेकिन लगभग 10 मिनट हो गए और वह अभी तक वापस नहीं आए। उसने महसूस किया थोड़ा चिंतित हूँ। मैं जाऊंगा और ताओ जी को देखूंगा, जियान ए ने जिया क्विंगहुआन से कहा। जिया क्विंगहुआन भी खड़ा हो गया। चलो साथ चलते हैं। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वे दोनों खड़े हुए, उन्हें केबिन के बाहर से चीख सुनाई दी। कोई पानी में गिर गया। क्रूज की दहाड़ तेज थी, लेकिन ये चीख उनके कानों में वज्रपात की तरह थी। ये सुनते ही केबिन में मौजूद छात्र चौंक गए और जियान ए बाहर भाग गए। जिया क्विंगहुआन को होश आ गया और वह तेजी से उसके पीछे चली गई। सुन दाशेक भी तुरंत बाहर निकल आए, लेकिन उन्होंने केबिन में मौजूद अन्य छात्रों से कहा कि वे घबराएं नहीं, हंगामा में शामिल होने के लिए बाहर न जाएं, ताकि किसी दुर्घटना को रोका जा सके। द्वारा अद्यतन कौन पानी में गिर गया? मुझे नहीं पता। आप रेलिंग से भी पानी में गिर सकते हैं। केवल एक रेलिंग है जो आपकी कमर तक पहुंचती है। क्या होगा यदि आप फिसलकर रेलिंग के नीचे गिर गए? हे भगवान! इस क्रूज के सुरक्षात्मक उपाय सही जगह पर नहीं हैं। छात्र बकझक करने लगे। कोई भी इस दृश्य को देखने के मूड में नहीं था। उन्होंने तुरंत अंदाजा लगाने की कोशिश की कि पानी में कौन गिरा है। अवलोकन केबिन के बाहर जियान ए सबसे पहले बाहर निकला। उसने नाव के पीछे कुछ छात्रों को इकट्ठा होते देखा। लाइफगार्ड उसे बचाने के लिए पहले ही नीचे कूद गया था और नाव अस्थायी रूप से झील पर टिकी हुई थी। जियान ए भीड़ में घुस गई, लेकिन उसने गुआन ताओ को नहीं देखा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। जियान ए गुआन ताओ गिर गए। एक लड़की ने जियान ए को देखा और जानती थी कि वे आमतौर पर सबसे करीब होते हैं, इसलिए उसने जियान ए को बताया। हालांकि शायद इसलिए वह डरी हुई थी। लड़की की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह रो रही हो। कुछ ही दूरी पर एक आकृति जीवित रहने की इच्छा के कारण झील पर छटपटा रही थी। जियान ए ने अस्पष्ट रूप से देखा कि झील में व्यक्ति गुआन ताओ था। जियान ए का दिल कड़ा हो गया और उसका दिमाग गर्म हो गया। वह अवचेतन रूप से गुआन ताओ को बचाने के लिए झील में कूदना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे किसी ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली। जिया किंगहुआन की आवाज अचानक सुनाई दी। जियो ए, शांत हो जाओ। जियान ए की आंखें लाल थीं और वह मौके पर ही स्तब्ध थी। अन्य छात्रों की आवाज उसके कानों में पड़ी। जियान ए, चिंता मत करो, लाइफगार्ड उसे बचाने के लिए पहले ही नीचे कूद चुके हैं। हाँ जियान ए, वह ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। जिया क्विंगहुआन उसकी तरफ चला गया और चिंतित होकर झील की ओर देखा। उसने कहा, जल्दबाजी मत करो, ताओ जी ठीक हो जाएगा। लाइफगार्ड धीरे धीरे तैरकर वहां पहुंच गया जहां गुआन ताओ पानी में गिरा था। ये देखकर जियान ए धीरे धीरे शांत हो गया। उसका दिमाग अभी खाली था और उसमें सोचने की कोई क्षमता नहीं थी। सुन दाशेग ने पहले ही अन्य छात्रों को केबिन में लौटने का आदेश दे दिया था, लेकिन जियान ए ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी हो। जब लाइफगार्ड ने गुआन ताओ को बचाया तो वह देखती रही और क्रूज की ओर तैर गई। इसी समय छात्रों का एक समूह केबिन से बाहर भाग गया। सुन दाशेग ने ध्यान से देखा। गाओ यांग सबसे आगे थे और उनके पीछे लिन यी।
यान तियान और सी यूहान थे। जैसे ही वह उन्हें रोकने के लिए चिल्लाने ही वाला था, उसने देखा कि कुछ लोग नाव के पीछे मधुमक्खियों के झुंड की तरह भाग रहे हैं। ये पता चला कि लाइफगार्ड पहले ही तैरकर वापस आ गया था और हर कोई मदद के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर सुन दाशेग ने अपने शब्दों को निगल लिया और विषय बदल दिया। सभी लोग सावधान रहें, किनारे से दूर रहें। लाइफगार्ड को ऊपर खींचने से पहले लड़कों ने गुआन ताओ को ऊपर खींचने के लिए मिलकर काम किया, क्योंकि नाव का पिछला हिस्सा सनकरा था। जियान ए और किंगहुआन आगे नहीं बढ़े। उन्हें ऊपर खींचने के बाद गाओ यांग ने तुरंत गुआन ताओ को गले लगाया और गुस्से भरे भाव के साथ उसे गोद में उठा लिया। वह केबिन की ओर दौड़ा और बाकी लोग भी तेजी से उसके पीछे चले। जब वे केबिन में लौटे तो गाओ यांग ने गुआन ताओ को जमीन पर लिटा दिया। गुआन ताओ भीग गई थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोनों से पानी बहता रहा। कुछ छात्र डरे हुए भी थे। उन्होंने बगल से देखा और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने केवल चिंतित भाव प्रकट किए। गाओ यांग ने गुआन ताओ का पेट 2 बार दबाया। हर धक्के के साथ उसके मुंह से कुछ झील का पानी निकल जाता। फिर उसने उसके चेहरे को थपथपाया और धीमी आवाज में कहा, गुआन ताओ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। गाओ यांग ने उसका पेट दबाना जारी रखा। कुछ और बार दबाने के बाद गुआन ताओ ने अचानक झील का पानी मुंह में भर लिया और जोर से खांसी। वह जाग रही है। ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत डर गया था। द्वारा अद्यतन कॉम, यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। जब छात्रों ने देखा कि गुआन ताओ ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो वे राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जियान ए तेजी से उसकी तरफ चला गया और बैठ गया। उसने चिंतित होकर पूछा, ताओ जी, आप कैसे हैं? जागने के बाद गुआन ताओ को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके होंठ भी पीले पड़ गए थे। हालांकि वह फिर भी मुस्कुराने को मजबूर थी। मैं ठीक हूँ। मैं गलती से गिर गया। मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। इस समय जियान ए केवल खुद को दोषी ठहरा सकती थी। काश उसने अभी अभी थोड़ी देर के लिए उसके साथ बाहर चलने की जिद की होती। जब वह जानती थी कि आज उसकी हालत अच्छी नहीं है तो उसने उसे अकेले बाहर क्यों जाने दिया? अगर इसकी वजह से गुआन ताओ को कुछ हुआ तो वह खुद को माफ नहीं करेगी। मानो जियान ए की आंखों में भावनाएं देखकर गुआन ताओ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे सांत्वना दी। मैं ठीक हूँ। मैंने अभी बहुत सारा पानी पिया है। जियान ए ने लाल आंखों से सिर हिलाया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। भारी भय ने उसे घेर लिया, जिससे उसका हाथ गुआन ताओ के शरीर से कांपने लगा। इस समय जिया किंगहुआन को कर्मचारियों से एक कंबल मिला और उसने जल्दी से गुआन ताओ को लपेट लिया। अचानक हुई इस घटना के कारण उन्हें पहले ही झील पर लौटना पड़ा। हालांकि छात्रों को कोई शिकायत नहीं थी। हर कोई जानता था कि गुआन ताओ का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण था। जब वे होटल लौटे तो जियान ए ने शिक्षक और लड़कों को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। उसने और किंगहुआन ने गुआन ताओ को उसके गीले कपड़े बदलने में मदद की। फिर उन्होंने उसके शरीर और बालों को सुखाने में मदद की और घर के अंदर के तापमान को उच्चतम स्तर पर समायोजित किया। गुआन ताओ के बिस्तर पर लेटने और खुद को कंबल से ढकने के बाद ही जियान ए ने सुन दाशेग, गाओ यांग और बाकी लोगों को अंदर जाने दिया। जब होटल ने खबर सुनी तो उन्होंने पहले ही अदरक का सूप तैयार कर लिया था। ठंड से बचाव दर्शनीय क्षेत्र में चिकित्सा विभाग के डॉक्टर भी दौड़ पड़े। हर कोई गुआन ताओ के शरीर के बारे में चिंतित था।
खासकर गाओ यान के बारे में। वह बेहद तनाव में थे। जिस क्षण से उसे पता चला कि जो व्यक्ति पानी में गिरा था वह गुआन ताओ था, अब तक उसकी अभिव्यक्ति राख हो गई थी। सभी ने बिस्तर को घेर लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे चिंतित होकर गुआन ताओ की ओर देखने लगे, जो पीले चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। अदरक का सूप पीने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर काफी गर्म हो गया है। हालांकि शायद झील का पानी ठंडा था, इसलिए वह उसके शरीर में ठंडक नहीं फैला सका। भले ही वह कंबल के नीचे दबी हुई थी, फिर भी उसका शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। डॉक्टर ने उसका तापमान मापा। गुआन ताओ को पहले से ही बुखार था। डॉक्टर ने कहा, बच्ची को बुखार है। मैं पहले उसे आईवी ड्रिप दूंगा और देखूंगा कि दोपहर में उसका तापमान कम होगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो वह ठीक हो जाएगी। अगर उसका बुखार नहीं रुकता है तो मेरा सुझाव है कि आप उसे लियांग काउंटी के अस्पताल में भेज दें। सुन दाशेग ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर, गुआन ताओ ने अचानक कर्कश आवाज में कहा। मुझे हर किसी को डराने के लिए खेद है। सुन दाशेग मदद नहीं कर सके लेकिन धीरे से जवाब दिया, मैंने तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की। अच्छे से आराम करो, ज्यादा मत सोचो, पहले आराम करो। गुआन ताओ ने सिर हिलाया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर द्वारा उसे आईवी ड्रिप देने के बाद जियान ए ने दूसरों से फुसफुसाकर कहा, शिक्षक, आप पहले वापस जा सकते हैं। किंगहुआन और मैं उसकी देखभाल करेंगे। गुआन ताओ आखिरकार एक लड़की थी। इसके अलावा उसे अब आराम की जरूरत थी। इतने सारे लोगों का उसे घेरना वाकई अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे सूचित करना याद रखें, सुन दाशेग ने कहा। इसके साथ ही सुन दाशेग लड़कों के साथ चला गया। जब वह अपने कमरे में लौटा, गाओ यांग भावहीन होकर बिस्तर पर गया और भावहीन कठपुतली की तरह बैठ गया। यान तियान को एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और वह चिंतित होकर उसके पास जाने से खुद को नहीं रोक सका। गाओ यांग, क्या तुम ठीक हो? द्वारा अद्यतन। कॉम ऊपर देखने पर गाओ यांग की आमतौर पर कोमल आंखें भयानक रूप से लाल थीं। यह अज्ञात था कि क्या वह रोने वाला था या क्या वह अपनी अन्य भावनाओं को रोक रहा था। उसके होंठ थोड़े हिले, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। गुआन ताओ के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे उसे बेकाबू डर का एहसास हुआ। यह उनके जीवन में पहली बार था कि उनमें इतनी अनियंत्रित और असीम रूप से बढ़ी हुई भावनाएं विकसित हुई थीं। इससे गाओ यांग, जो हमेशा शांत और संयमित रहते थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लिन यी ने यान तियान की ओर अपना सिर हिलाया, जो अभी भी चिंतित था। इस समय गाओ यांग को शांत होने और यह सोचने की जरूरत थी कि गुआन ताओ के कारण वह ऐसा क्यों हो गया। अगर वह स्वयं इसका पता लगाए तो ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ, जैसे ही सभी लोग चले गए, गुआन ताओ, जो बिस्तर पर थी, ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जियान ए और किंगहुआन किनारे बैठे उस पर नजर रख रहे थे। ये देखकर उन्होंने तुरंत पूछा, क्या हुआ? गुआन ताओ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? जियान ए चिंतित दिखे। वह बहुत घबराई हुई थी कि अगर गुआन ताओ भौहें सिकोड़ें, तो वह सोचेगी कि गुआन ताओ असहज महसूस कर रहा है। गुआन ताओ ने हल्की मुस्कान प्रकट की और धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुआन ताओ रुक गया। अचानक उसकी आंखों में झिझक और डर की झलक भर आई। उसने अपने होंठ हिलाए और अपने सामने दो लोगों की ओर देखा। जियो ए, किंगहुआन, मेरे पास कुछ है जो मैं नहीं जानता कि क्या मुझे कहना चाहिए। यह क्या है?
उन दोनों ने एक सुर में गुआन ताओ से पूछा। हालांकि किसी कारण से उन दोनों को एक बुरा अंदाजा हो गया था। अगले सेकंड में गुआन ताओ ने निश्चितता के साथ कहा, मुझे नीचे धकेल दिया गया। उसके शब्दों ने हजारों तरंगें जगा दीं। जियान ए और जिया किंगहुआन तुरंत मौके पर ही भयभीत हो गए और उन्होंने आश्चर्य की अभिव्यक्ति प्रकट की।